हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, जिसका टेन्योर था 1351 से 1388 तक, जो अप्रॉक्सीमेटली 37 ईयर्स का था। हम इससे पहले जो है तुगलक वंश की बात कर चुके हैं, जो 1320 से लेके 1440 तक होता है। और ये जो है दिल्ली सल्तनत का जो है सबसे लंबा समय अवधि वाला वंश था। ठीक है, तो हम बात कर चुके थे कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने, जिसने तुगलकाबाद शहर बसाया था, जो बेसिकली सफ़ेद मार्बल्स का था। बटाई सिस्टम शुरू कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा छीनी गई सारी जागीरों को लौटा दिया था। यहाँ तक कि किसानों के हित के लिए उसने जो है यह आदेश भी दे दिया था कि 1/10 से 1/11 या 1/10 या 1/11 से ज़्यादा जो है बेसिकली जो है वो टैक्सेस नहीं ले सकते। और जो है नहरें, कुएं, ये सब का निर्माण करवाया, यातायात व्यवस्था प्रॉपर करवाई, डाक व्यवस्था बनाई, जहाँ पे तकरीबन 3/4 मील्स दूर तक जो है इसने हर एक बारी जो है डाक कर्मचारी बिठाया। यहाँ तक कि जो इसके कंटेम्प्रेरी जो थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, उससे भी जो है महबूब इलाही की उपाधि तो पाई, पर जो है ना क्लैशेस बने रहते थे, क्योंकि जो है दो रीज़न थे। एक तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने खुशक शाह से जो है एक लोन लिया हुआ था, जो बेसिकली खिलजी वंश का अंतिम जो है शासक था। और जब उसे मार कर गयासुद्दीन तुगलक शासक बना था, तो उसने वो लोन मांगा कि भाई पैसे दो, तो निज़ामुद्दीन औलिया ने मना कर दिया कि मैंने जिससे लिए थे मैं उसे दूंगा, अब वो यहाँ है नहीं तो अब मैं दूंगा ही नहीं। और दूसरा रीज़न ये भी था, जब वो रिवॉल्ट के लिए गया बुगरा खां को मारने बंगाल में, तो वहाँ पर जो है निज़ामुद्दीन औलिया ने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि जो ये गयासुद्दीन तुगलक है ये ज़िंदा वापस नहीं आएगा। तो जो है राजपोशी की जो है जौना खां को बिठाने के लिए गयासुद्दीन जो है मोहम्मद बिन तुगलक को बिठाने की तैयारी कर लो। अब इस चीज़ पे गुस्सा आकर जो है उसने ये फरमान भिजवाया कि भाई दिल्ली को छोड़ दो मेरे आने से पहले, अदरवाइज मैं मृत्यु दंड दूंगा निज़ामुद्दीन औलिया को। और निज़ामुद्दीन औलिया ने उसी के रिस्पॉन्स में ये बोला, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। पर एट द एंड जब वो आ रहा होता है, तो एक वुडन पे जो है वुडन का एक महल बनवाया जाता है। तो वो जब उस तख्ते से आ रहा होता है, तो उस समय क्या होता है कि हाथी, एक पागल हाथी आ रहा होता है, जिसकी वजह से जो है लकड़ी को जो है वहाँ पे लकड़ी के महल को टक्कर लगती है, और वहीं उसकी वजह से जो है गयासुद्दीन वहीं के वहीं मर जाता है। अब ओवरऑल जो भी है, फिर उसके बाद जो है ताजपोशी होती है मोहम्मद बिन तुगलक की। और मोहम्मद बिन तुगलक एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन था, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी था। इवन जो किसी भी धर्म के जो कानून होते हैं इस्लामी, जैसे इस्लामी कानून है, उनको तर्क की कसौटी पे रखे बगैर जो है स्वीकार नहीं करता था। इसीलिए उसे भी जो है एरिस्टोटल ऑफ दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता था। ठीक है, हमने उस पर बात की थी। ये पहला शासक था जिसने जिसने सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था। इसके कंटेम्प्रेरी विजयनगर एम्पायर, बहमनी एम्पायर भी था। सबसे ज़्यादा जो है विद्रोह भी इसी के काल में हुए थे, और सबसे बड़ा एम्पायर जो रहा ये क्षेत्र में, वो भी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे रहा। और उसने भी काफ़ी सारे जो है कोशिशें की, मतलब ज्ञानी था तो उसने काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोशिश की, बट समय ऐसा था कि वो उसके अपोज में ही होती थी। जैसे दिल्ली को जो है देवगिरी दौलताबाद तक जो है कैपिटल शिफ्ट करना, सोचा तो ये था कि बीच में कर लेंगे ताकि मंगोलियन अटैक्स हो या साउथ इंडिया में जो अटैक्स हो रहे हैं उन पर कंट्रोल हो जाएगा। बट एट द एंड होता क्या है, वहाँ पे जो है जब वो जा रहा होता है बीच में रिवॉल्ट को कवर करने, तो प्लेग होता है, प्लेग की वजह से बीमार हो जाता है और खबर फैल जाती है सुल्तान मर गया, जिसकी वजह से सारे एरियाज जो है इंडिपेंडेंट खुद को घोषित कर लेते हैं। तो कैपिटल शिफ्ट करने का भी फ़ायदा रहा नहीं। इसी तरह जो है खुरासान मिशन और कराची का मिशन भी फेल हुआ, जिसमें वो ऑलरेडी काफ़ी पेमेंट जो है अपनी सेना को पहले कर देता है, पर कभी तो ठंड के कारण, कभी प्लेग के कारण जो है सेना मारी जाती है, और आगे जो है कुछ भी रिजल्ट नहीं निकल पाता है। और वो चांदी की कमी होने के कारण जो है टोकन करेंसी भी लेके आता है, बट प्रॉब्लम क्या होती है, लोग जाली मुद्रा छापने लगते हैं, जिसकी वजह से अब उसे जो है उसके रिप्लेसमेंट में, उसे बंद कराने के लिए रिप्लेसमेंट में चांदी के सिक्के लोगों को देने पड़ते हैं। दो आपके क्षेत्र में टैक्स बढ़ाता है,
तो उसी समय अकाल पड़ जाता है। अब अकाल पड़ जाता है तो उनकी रिलैक्सेशन के लिए जो है वो लोन सिस्टम शुरू करता है सौंधर, और उस सौंधर में भी जो है जो उसके अपॉइंट किए गए शिक्तेदार थे वो अगर 70 लाख का खर्च होता था तो उस खर्च में जो है वो 2 करोड़ मांग के जो है उसको तो लूटते ही लूटते थे इवन, और जो है दूसरों के लिए कुछ नहीं करते थे। तो एट द एंड क्या होता है, वो थत्था के रिवॉल्ट में मारा जाता है। यहाँ तक जो है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और आई थिंक काफ़ी डिटेल में मैं अभी आपको फिर से सब कुछ एक्सप्लेन कर दी हूँ। तो अब हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक पे, समय को वेस्ट ना करते हुए। तो जो फिरोज शाह तुगलक था उसका जन्म 1309 में हुआ था, और ये सुल्तान जो है गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब का पुत्र था, ना कि गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था, ठीक है, उसके छोटे भाई का पुत्र था ये, ठीक है। तो जिस समय जो है तकरीबन 20 मार्च 1315 में मोहम्मद बिन तुगलक की संधि जो है सिंध में थत्ता में मृत्यु हुई थी, ये उसी के बाद आया, ठीक है। तो अब कुछ इतिहासकारों को तो देखो ये मानना था कि गयासुद्दीन तुगलक ने भाई पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि भाई मेरे बाद जो है कौन बैठने वाला है, तो कौन में कौन, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। पर कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि भाई जब उसकी डेथ हुई तो भाई उसके जो शाही खेमे के अमीर और उलेमास थे उन्होंने बैठ कर डिसाइड किया कि भाई अगला शासक कौन बनेगा, तो जो है फिर फिरोज शाह तुगलक को जो है चुना गया। पर जो भी हो भाई शासक कौन बना, फिरोज शाह तुगलक ना। तो बस 22 मार्च जो है 1351 को जो है उसका राज्याभिषेक हो गया, और अब जो है वो शासक बन गया। और हम जो है भाई देखो हमने अभी तक जितने भी सुल्तान पढ़े हैं ना, सबके सब जो ताजपोशी है या राज्याभिषेक है दिल्ली में हुआ है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल रही है ज़्यादातर टाइम पीरियड में, हमेशा नहीं कह सकती बट हाँ ज़्यादातर टाइम पीरियड में, ठीक है। तो अब हम ये बात कर लेते हैं, ऐसे सिर्फ और सिर्फ 3 शासक थे जिनका जो राज्याभिषेक है ना दिल्ली से बाहर हुआ था। तो वो कौन कौन थे? पहला था जलालुद्दीन खिलजी जिसका जो है कोलाखरी में हुआ था, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी जिसका कड़ा में हुआ था, और तीसरा हो गया फिरोज शाह तुगलक जिसका हुआ था थत्था में। और जो ये थत्था था ना सिंध का, यहीं पे जो है मोहम्मद बिन तुगलक की जो है मृत्यु हुई थी, ठीक है। अब हम क्विकली कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं फिरोज शाह के बारे में, जो बेसिकली उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है पॉइंट्स एग्जाम्स में आते रहते हैं, एंड देन उसके बाद में हम जो है डिटेल में बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में, ठीक है। अब जो है भाई राजनीतिक तौर पे अगर हम बोले तो फिरोज शाह तुगलक को क्या कहा जाता था, तो उसे अकबर कहा जाता था सल्तनत पीरियड का। पर वहीं अगर धार्मिक तौर पे बोला जाए तो ये जो है औरंगजेब का बड़ा भाई माना जाता था, मतलब इतना तगड़ा जो है कट्टर माना जा रहा था कि भाई औरंगजेब का भी बड़ा भाई बोला गया, ठीक है। वहीं अगर इसकी माता की बात की जाए तो हिंदू माता थी इसकी बीबी जैला, ठीक है, ये उसका पुत्र था। और इसके टाइम पे जो है ताश घड़ियाल नामक जल घड़ी भी जो है बेसिकली इंट्रोड्यूस हुई थी। अब ये जो था इसने जो है कई सारे तो देखो टैक्सेस लगाए और कई सारे जो है बंद किए, उससे राहत दी। तो 24 कष्टदायी करों का तो इसने अंत किया, ठीक है। और जो है कुछ टैक्सेस उसने लगाए, जैसे सिंचाई कर इसने पहली बार लगाया, जजिया कर जो है ब्राह्मणों पे पहली बार लगाया, और जो है शरीयत के द्वारा जो 4 टैक्सेस बोले जाते हैं, जजिया, जमा जो है जकाल, खराज, खस्म, ये सब जो है उसने लिया। जजिया बेसिकली गैर मुस्लिमों पे लगाया गया कर होता है, जो तकरीबन 1/2 से 2/3 तक लिया जाता है। और जकाल जो है 1/40 से लेके या तकरीबन 2.5% जो है लिया जाता है। वहीं खराज जो है भूमि कर है, और जो खम्स है वो लूट माल का जो है टैक्स होता है, ठीक है। अब यह हम बात करें कि भाई ये जो सिंचाई कर लेने वाला पहला सुल्तान था, तो वो सिंचाई कर कौन से थे, तो हकमे शब्र या हाबे शम्र, जो उपज का जो है तकरीबन 1/10 होता था, ठीक है, 1/10 होता था। और उसने क्या क्या कार्य किए तो हम उस पर बात करते हैं। तो इसने ना बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इस्टेब्लिश किए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी किसी ने कोई डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश ही नहीं किए, बट सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट इसने बनवाए, जैसे भाई दीवाने
बंदगान जो बेसिकली दास विभाग था, ऐसे ही दारुल शिफा जो चिकित्सालय के लिए था, दीवाने खैरात जो दान विभाग था, दीवाने इस्तिबहाक जो पेंशन विभाग था, ठीक है। फिर रोजगार दफ्तर भी खोला, PWD भी खोला जो बेसिकली सार्वजनिक निर्माण विभाग था, ठीक है। अब मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर जो है जो प्रदेश दिल्ली सल्तनत से अलग हुए थे, इसने जो है उसे प्राप्त करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये जो है उस समय पे इतना योग्य भी नहीं था, क्योंकि बेसिकली इसने जो है ना अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जो है कल्याणकारी जो है गतिविधियाँ करने में, बेसिकली कल्याणकारी योजनाएं निकालने में इसका ज़्यादा ध्यान रहा, ना कि भाई एम्पायर को एक्सपैंड करने का। क्योंकि हमने इससे पहले बात की थी कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम जो है ना दिल्ली सल्तनत का जो सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव वर्जन वहाँ पे रहा है, सबसे ज़्यादा प्रांत जो हैं उस समय पे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिवॉल्ट भी उसी काल में हुए थे। तो अब वो रिवॉल्ट हुए, उसके बाद जो क्षेत्र छूटे तो उनको वापस लेने की कोशिश नहीं की। जैसे हम बलबन की बात करते थे स्लेव डायनेस्टी में, तो हम सीधा कहते थे कि भाई ना उसने 1 इंच जो है बढ़ाई, तो उसने 1 इंच घटने भी नहीं दी, है ना। तो यहाँ पे सीन ऐसा था कि भाई अगर कम हो रहा है ठीक है, पर बढ़ाया उसने नहीं। बट ऐसा नहीं था कि अगर उसने बढ़ाया नहीं तो कभी कोई अभियान भी नहीं किया होगा, उसने किए थे, पर उसके द्वारा किए गए अगर हम अभियानों की बात करें ना, वो कम थे। अब जैसे कि हम बात करते हैं 2 अभियान, तो देखो बंगाल के ही थे, ठीक है, जिसमें दोनों बारी जो है फिरोज शाह जो है अपनी विशाल सेना लेके गया। स्थान ने जो राय था उसकी हेल्प लेके तकरीबन 90,000 घुड़सवारों के साथ वो निकला और बंगाल के शासक को पीछे हटने पे उसने विवश किया और दोनों ने मिलकर किले पे कब्जा फिर भी नहीं कर पाया। बस क्या हुआ, उपहारों का आदान प्रदान करके संधि कर ली, ठीक है। अब ऐसे अगर हम बात करें जजनगर उड़ीसा अभियान की, तो इस समय जो है ये जब बंगाल का अभियान करके लौट रहा था ना, तो लौटते लौटते जौनपुर रुका और वहीं से जो है उसने उड़ीसा की जो है चढ़ाई शुरू कर दी। और उड़ीसा का जो शासक था वो युद्ध करने से कतराने लगा, तो उड़ीसा के शासक ने भी क्या किया, हाथी दिए उसे और संधि कर ली। ऐसे ही काम चल गया। तो जो अफीफ था ना, उसने बताया कि जो फिरोज है ना, एक बार यहाँ तक कि जब यहाँ से आ रहा था तो वो रास्ते में भटक गया और 6 महीने तक जो है ना जंगलों में घूमता रहा, रास्ता ढूंढता रहा। पर वहीं सतीश चंद्र बोलते हैं कि भाई फिरोज शाह के जब वो वापसी आ रहे थे ना, तो ऐसी कोई घटनाएं, विशेष घटना नहीं थी कि भाई कुछ स्पेशल हो, ठीक है। नॉर्मली जैसे हमेशा आ जाते हैं वैसा ही था, ठीक है। अब वहीं बात करें कांगड़ा में नगरकोट अभियान की, तो ये जो है पहले फिरोज शाह ने दौलताबाद के विरुद्ध अभियान करने का निर्णय लिया कि भाई दौलताबाद जाऊंगा, तो वो बयाना तक पहुंच गया। अब किंतु कदम पीछे खींच कर जो है नगरकोट वो निकल लिया, पीछे खिसका, नगरकोट का जो राय था वो भी पीछे हट गया और 6 महीने तक जो है ऐसे घेराबंदी जब चली ना, तब जाके संधि हो गई। तो इस अभियान को जो है मंदिर ध्वस्त करने के लिए नहीं करा गया था, रीज़न ये नहीं था, ठीक है। तो अफीफ का क्या कहना था, जो फिरोज था नगरकोट के रास्ते में स्थित जो ज्वालामुखी मंदिर गया और वहाँ पे जो है अफवाह को, जो एक अफवाह फैली हुई थी कि भाई वो वहाँ पे इसलिए गया ताकि जो है मंदिर को लूट सके या फिर हिंदुओं को नीचा दिखा सके। तो ऐसी जो है अफवाह जो फैली थी वो गलत थी, क्योंकि जो कुछ हिंदुओं द्वारा फैलाई गई थी कि जो है अवसर पर फिरोज प्रतिमा के ऊपर एक सोने की छतरी पकड़ के खड़ा हुआ था, तो ये सारी स्टोरी जो है भाई उसको बदनाम करने के लिए फैलाई गई थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो अब थत्था की बात करें तो थत्था अभियान भी हुआ था 1365 से 67 तक। इस अभियान का प्रयोजन या बेसिकली जो रीज़न है वो जिसे किया जाना था वो जो है स्थानीय शासकों को दंडित करना था, जिसे जो है जैसे कि जाम हो गया, भाबीना हो गया, इन्हें बेसिकली दंडित करना था। फिर भी जो है अगर हम बोले ना सही रीज़न कि भाई सिर्फ यही रीज़न था कि दंडित करने के लिए पूरा एक अभियान किया, तो ये जो है जानकारी नहीं निकलती है। पर फिर भी अगर एस्टिमेट लगाया जाए अपनी साइड से ना, तो भाई एक रीज़न ये हो सकता है कि जो मंगोल गतिविधियाँ चल रही थी वो फिर से आरंभ हो रही थी और ये एस्टिमेट लगाया जा रहा था ये जो जाम और भाबीना था ना, ये मुगलों जो है मंगोल
मंगोलों का साथ दे रहा था, उनसे जो है उनका कनेक्शन बना हुआ था। इस चीज़ का शक था, ऐसा कोई प्रूफ नहीं था, शक था कि भाई ये जो है मंगोलों का साथ दे रहे हैं, इस वजह से जो है ये थत्ता अभियान किया गया। ठीक है, अब ये जो है थट्टा जो है वहाँ तक पहुँचने पर जो है फिरोज को जो है कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिसमें 3/4 घोड़े जो है महामारी से मारे गए, शिविर में भोजन की कमी हो गई। फिरोज यहाँ तक कि गुजरात गया तो विश्वासघात के कारण कच्छ की खाड़ी में रास्ता भी भटक गया। सेना जो है अहमदाबाद तक पहुँची, फिर जैसे तैसे करके फिर ठीक है सेना गठित करने के लिए भाई राजकोष तो चाहिए, अब सब कुछ पैसा वैसा चाहिए, तो उसने तकरीबन 2 करोड़ की राशि जो है निकलवाई। और लेकिन उसने जो है सैलरी तो दी, पर लोग जो है दिल्ली भाग गए सैलरी वैलरी लेके। और एट द एंड क्या होता है, वजीर जो है खाने जहाँ को अतिरिक्त सेना भेजने को कहा जाता है कि भाई तुम और सेना भेजो, और फिर एट द एंड जो है समझौते पे बात आती है और अधीनता जो है स्वीकार की जाती है। तो मतलब काफ़ी मुश्किलों के साथ जो है ऐसा होता है। पर ओवरऑल हम इसके टाइम पीरियड में ध्यान देना तो इसके टाइम पीरियड में जो है जो शेष सीमा की सुरक्षा है उसमें जो है लोग काफ़ी सेटिस्फाइड रहे हैं। अब जैसे देख रहे हो ना, इसने इतना पैसा लगाया है। और वहीं दूसरा जो है राज्य की आर्थिक संपन्नता जो है इसने उसके लिए पूरी कोशिश की है। जनता को सहानुभूति जो है बेसिकली उसकी प्रॉपर उस पर रही है। अब हम बात करें जैसे जनता की सहानुभूति पे कि फिरोज शाह तुगलक पे जनता की सहानुभूति कैसे थी, तो जो फिरोज शाह तुगलक था वो उलेमा, विद्वानों और यहाँ तक कि कमज़ोर लोग जो होते थे उनको अनुदान प्राप्त करा कर बेसिकली उन्हें ग्रांट्स दे देता था, मुक्त भूमि को वापस दे दिया था उसने। इस वजह से जो है उन लोगों की सहानुभूति बहुत थी। यहाँ तक कि बर्नी ने ये भी बताया कि इसके शासनकाल में जो उच्च नीच वर्गों का जो लोग थे ना, सब लोग संतुष्ट हो गए थे, चाहे वो ऊंचे हो नीचे हो किसी भी हो, सब इससे जो है काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट थे। यहाँ तक कि जो है फिरोज की जो जीवनी लेखक थे शमे सिराज अफीफ, वो बताते हैं कि इसके टाइम पे वस्तुओं की जो है सस्ती होने का जो सस्ती थी, मतलब जो इस समय पे जैसे अलाउद्दीन की हम बात करें तो जो अलाउद्दीन था ना उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, जो हमने बात भी की थी, उसने अपनी बाज़ार की जो पूरी पॉलिसी बनाई थी, पूरा एक डिपार्टमेंट बनाया था, देख रेख की थी, भंडार सारे अपने जो हैं शाही भंडार तैयार करवाए थे ताकि जो है आर्टिफिशियल प्राइस राइज नहीं किए जा सकें। और उसने जो आज के समय में हम एमआरपी देखते हैं ना, एमआरपी सिस्टम, वो एमआरपी सिस्टम उसने लेकर आया। तो उसने काफ़ी सारी कोशिश की थी ताकि भ्रष्टाचार भी ना हो और प्राइजेस जो है ना वो बढ़ ना पाए, यहाँ तक कि अकाल की सिचुएशन में भी ना लोगों को अच्छे से जो है अनाज मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद की। बट वहीं जो है बात करें फिरोज की तो वस्तुओं की कीमतें भी सस्ती रहीं, लोगों को कभी उससे दिक्कत परेशानी भी नहीं रही, वो काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट रहे उसके काल में। ठीक है, इसने बिना किसी मेहनत के जो है इसके अनाज सस्ता रहा। वहीं जो है फिरोज ने जो है मोहम्मद तुगलक द्वारा जितने भी समस्त ऋण जो है दिए गए थे अब किसानों को, उन सब को भी माफ़ कर दिया था। यहाँ तक कि सुल्तानों को भेंट देने की जो प्रथा थी उसको भी ख़त्म कर दिया था। और जो सरकारी पदों पे थे चाहे वो सैनिक हो या असैनिक हो, उनको वंशानुगत भी बनाया था। तो ये ज़रूर याद रखें, ये बहुत पूछा जाता है, वंशानुगत किसने बनाया, तो वो भाई सरकारी पदों पे वो फिरोज शाह तुगलक ने किया। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो है भाई अलाउद्दीन जो था वो पहला था जिसने सैलरी जो है कैश में देना शुरू किया था। तो जो है अधिकतर सैनिकों को जो है जागीरें दी गई और जो अस्थायी सैनिक थे उनको बेशक राजकोष से नकद से दिया जाता था, पर वो अमीरों की इक्ता से मिला पैसा होता था। ठीक है, अब क्योंकि भाई देखो लैंड के फॉर्म में सब कुछ चल रहा है और वंशानुगत चल रहा है, तो भाई भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा। तो भ्रष्टाचार बढ़ रहा था उसके शासनकाल में, और यही पहला ऐसा शासक था जिसने इसकी वजह से जो है ना राज्य की आमदनी का एक ब्यौरा तैयार करवाया। ठीक है, अब वहीं हम बात करें राज्य की आर्थिक संपन्नता की, जो अभी हमने ऊपर पॉइंट बात की, 3 बातों पे हमने बात की थी कि एक तो शेष जो सीमा थी उसके पास में उसकी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए उसने पूरी कोशिश करी थी।
वो भी हमने देख लिया। जनता की सहानुभूति उसको काफ़ी थी, वो भी हमने देख लिया। और राज्य की आर्थिक संपन्नता इसके काल में थी, तो अब हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो वो कैसे थी? तो इसने कई सारे विभाग खोले थे, जैसे दीवाने बंदगान हमने बात की थी, गुलामों का फिरोज शाह तुगलक में हुआ। दीवाने खैरात दान के लिए था, ये भी हमने देखा। दीवाने इस्तिहाक पेंशन के लिए था। दारुल शिफा चिकित्सालय के लिए था। रोजगार दफ्तर भी खोला गया था। मैरिज ब्यूरोज भी ओपन की गई। सार्वजनिक निर्माण विभाग भी बनाए गए। दीवाने खाना PWD भी बनाया गया। तो इतने सारे काम जो हैं इसने किए। और साथ में ही हम बात कर लेते हैं इन 4 और डिपार्टमेंट्स की, जो मानती हूँ फिरोज शाह तुगलक के काल में नहीं थी, बट साथ में पढ़ लेंगे तो ये इजी हो जाएगा कि हमें डिफरेंस पता लग पाए कि कौन सा जो है डिपार्टमेंट किसने ओपन करवाया, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो कई बार पूछ लेते हैं दीवाने अर्ज जो हैं वो किसके काल में बेसिकली, या किसने जो है इस विभाग को खुलवाया। तो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाती है किसके काल में था। तो भाई सैन्य विभाग जो था वो बलबन के काल में था। मुस्तक राज जो था राजस्व का वो अलाउद्दीन के काल में था। रियासत जो था बाजार का वो भी अलाउद्दीन में था। और जो कोही था दीवाने कोही कृषि का वो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में था। तो बस ये जो है 4 याद कर लो, बाकी तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे क्योंकि फिरोज शाह के टाइम पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बने थे। ठीक है, आगे हम बात करें तो माना जाता है तकरीबन 300 नगरों का जो है इसने निर्माण कराया था, जिसमें से अगर हम 300 के 300 नाम पढ़ने लगे फिर तो हो लिया, हम 300 के 300 याद भी नहीं रख पाएंगे। इसीलिए जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट की बात करेंगे, जैसे फतेहाबाद जो इसके पुत्र के नाम पे था और जो आज के वक्त में हरियाणा में है। ऐसे ही हिसार हो गया जिसका पुराना नाम फिरोजा था, ये भी हरियाणा में है। फिरोजपुर पंजाब में है। जौनपुर उत्तर प्रदेश में है, जोना खां की याद में बना था। और ये जो है इस्लामी शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया है, जो सिराज ऑफ ईस्ट विश्व का जो है बेस्ट इस्लामिक एजुकेशन है, ठीक है, वहाँ पे ईरान के फारस के शिराज नामक स्थान पर है। और इस शहर की तुलना जो है भारत के वेस्ट में था, जो है भारत के इसी जगह से किया जाता है, जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया है। ठीक है, और वहीं बात करें फिरोज शाह की या फिरोज शाह कोटला की, जो दिल्ली में है, ये भी उसने बसवाया। ठीक है, अब वहीं जो है इसी के टाइम पे जब कुतुब मीनार में बिजली के कारण जो है उसकी मंजिल टूट रही थी और वो हो रहा था, ये टूट रहा था, तो इसने 5वीं मंजिल जो है बनवाई थी। ठीक है, हमने इससे पहले बात की थी ना, ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का काम शुरू कराया था, पहली जो है उसने बनवाई थी पहली। ठीक है, आगे चल के जो बनवाई, ठीक है, वो इल्तुतमिश ने बनवाई, और जो 5वीं मंजिल थी वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई। और यहाँ तक कि जो अशोकन पिलर एडिक्ट्स थे जो 7 हैं, उनमें से जो 2 हैं, तोपरा पिलर जो अम्बाला हरियाणा में था और जो मेरठ पिलर है जो यूपी में था, इसे जो है वो दिल्ली में ले आया और अपनी राजधानी बनाई फिरोजाबाद को। ठीक है, वहीं जो है प्रशासन में जो है इसके सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं हांसी और सिरसर के क्षेत्रों में, जो पानी की कमी को दूर करने के लिए नहरों की खुदाई कराई गई थी। और इसमें जो है नगर के साथ साथ तकरीबन 1200 बाग भी लगवाए और 1,80,000 टंके की, जिससे उसे आमदनी हो रही थी। ठीक है, अब हम बात करें सार्वजनिक नहरों के निर्माण की, तो ये जो है पहला सुल्तान था जिसने जो है सार्वजनिक नहरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, सर्वाधिक जो है मतलब सबसे ज़्यादा संख्या में। ठीक है, अब कुछ नहरें अगर हम देखें तो सतलज नदी पे जो है दीपालपुर के पास में थी, जिसे रजबा नहर कहते हैं, जो पिता के नाम पे थी। यमुना में जो है सिरमौर के पास में अलुखनी नहर है, जो चचेरे भाई के नाम पर है। और सिरमौर में जो है वो हांसी में मिलेगी। घग्गर में फिरोजाबाद तक है। यमुना में भी फिरोजाबाद तक है। ठीक है, अब ये जो नहर प्रणाली के निर्णय के बाद जो है जो शुष्क या फिर हके शब्र है, वहाँ पे जो है सिंचाई नामक कर लगाया जाता है, जो भूमि का 10% होता है। ठीक है, वहीं कुछ इसने अस्पताल भी बनवाया, मस्जिदें भी बनवाई, गुम्मदें भी बनवाई। ये सब जो है मैं कह रही हूँ ना, जितना भी कल्याणकारी जो
कार्य है वो सब जो है इसने इस पे फोकस ज़्यादा किया है। विशेष कार्य निर्माण वाले अगर हम देखें 300 जो है नवीन नगरों का निर्माण कराया है, 40 मस्जिदों का, 150 पुलों का, 30 विद्यालय, 20 महल, 150 कुएँ, 100 सराएँ, 1200 बाग, 30 झीलें, 100 अस्पताल, 50 बाग और 5 मकबरों का निर्माण, 100 सार्वजनिक स्नानागृह, 10 जो है स्तंभ जो है ये इसने बनवाए। तो आप देख रहे हो बहुत काम कराया। और दो नए सिक्के भी जो हैं इसने जारी किए, एक था आधा, एक था 20। अब देखो ये याद करना आसान है, जित्तल का ना 50% तो देखो आधा है, ये सुनने में ही लग रहा है ना, आधा आधा कितना होता है, 50 होता है 100 का। वहीं जो है 20 जो है भाई 20 सुन के ही लग रहा है कि 20 की लाइन में होगा, तो ये 25 हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू जो है हिंदुज़म को लेके जो है फिरोज शाह तुगलक का क्या था, क्योंकि हमने बात की थी ना भाई, इसे तो औरंगजेब तक कहा जा रहा है, वो इतना कट्टर था। तो इसी पे हम बात करते हैं। जो उलेमा का समर्थन पाने के लिए ना इसने फिरोज ने उड़ीसा के पुरी, यहाँ तक कि वहाँ पे स्थित जगन्नाथ मंदिर को भी इसने लूटा, मूर्तियों को समुद्र में फेंका। और भाई ये सब सिचुएशन देखते हुए ना जो जाजनगर के राजा थे वो भी अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गए। वहीं 1361 में जो है नगर कोट पर जब उसने आक्रमण किया था तो ज्वालामुखी मंदिर को भी नष्ट किया था। हिंदुओं पर भी जो है उसने जजिया कर लगाया था, हिंदुओं में ब्राह्मणों पे, ठीक है, जजिया कर लगाया था। अब हम बात करें भाई ये जजिया कर है क्या, जजिया कर बार बार आ रहा है नाम, तो जजिया कर जो है सबसे पहले यहूदियों और ईसाइयों से वसूला जाता था और बाद में जाके हिंदुओं से भी लिया जाने लगा। ठीक है, जिसमें भारत का सबसे पहला जो जजिया कर लिया था ना वो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने लिया था, जो सिंध में अटैक उसने किया था। ठीक है, और भारत में जो है लूड़े, लंगड़ों, अंधों, यहाँ तक ब्राह्मण और यहाँ तक औरतें भी उसमें शामिल थी। बेसिकली जो डिसेबल्स हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो बेसिकली विमेंस हैं, बच्चे हैं, उन पर जजिया कर नहीं लगता था। तो पर फिरोज शाह तुगलक ने भाई ब्राह्मणों पे भी जो है ये कर लगा दिया। अब हम अगर इसकी बात ही कर रहे हैं तो हम एक बारी और ये बात कर लेते हैं कि पहला ऐसा कौन सा शासक था जिसने जजिया कर को समाप्त किया। तो ये था अकबर, जिसने 1564 में इसको समाप्त किया। वहीं 1674 में इसे वापस औरंगजेब ने लगा दिया। बस एक्सेप्शन था मेवाड़, वहाँ पर जो है जजिया कर जो है उनसे उससे मुक्त रखा गया। ठीक है, ये ईयर याद करना इजी है। देखो 1 तो हमें पता है, 1 तो भाई आएगा ही, ये टाइम पीरियड ही ऐसा था। लास्ट में बस 4 याद रखो, 4 जो है 4 दोनों में है, जब इसे बंद किया गया, जब इसे फिर से शुरू किया गया। अब यहाँ देखो कंटिन्यूस है, सीधा है, तो अकबर का 5, 6। अब अकबर के बाद कौन आया था, औरंगजेब, तो 6, 7 आगे कंटिन्यू। आप कुछ भी ट्रिक बना लीजिए, याद हो जाएगा। जितनी बार आप देखेंगे इस क्लास को, जितनी बार आप पढ़ेंगे, आपको ऑटोमेटिकली ईयर्स भी याद हो जाएंगे। साथ ही साथ कॉन्सेप्ट तो देखो एक बार इसमें समझ आ ही जाता है, बस दिक्कत होती है फैक्ट्स की, कि फैक्ट्स याद हो जाएं, तो वो भी बार बार देखते हुए ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1713 की। तो इस समय जो है फारुखशियार ने फिर से जो है इसे समाप्त किया और 1717 में फिर से लागू किया। वहीं 1719 से 1748 तक मोहम्मद शाह रंगीला जो था उसने फिर से जो है वसूलना बंद कर दिया। ठीक है, अब हम आगे चलिए, ये तो बात हो गई हमारे जो जजिया करके हमने बात कर ली। अब हम आगे बात करते हैं कि जो ये शरीयत था, शरीयत के अनुसार जो है वो चलता था। ठीक है, फिरोज शाह इसीलिए जो है उसने शिया समुदाय के जो इस्माइली समूह के नेता थे उन सबको मृत्युदंड दी। तो इसीलिए कट्टर भी कहते हैं। उसने अनेक ऐसे मुसलमानों को जो है मृत्युदंड दिया जो यहाँ तक कि जो सूफी तौर तरीक़ों पे अमल करते थे और रूढ़िवादी मत को नहीं मानते थे। जो नहीं मानता था उसको मृत्युदंड मिलेगा। तो उसने मुस्लिमों को भी मारा जो भी बेसिकली शिया समुदाय के थे। और अपनी रूढ़िवादिता में भी जो है दिल्ली के बाहर स्थित यहाँ तक जो भी दरगाहें थी उनमें जो है महिलाओं को जाने से उसने रोक लगा दी। वो इसीलिए ताकि जो है लोगों की जो बुरी नज़र है ना
वो उन औरतों पे ना पढ़ पाए, इस वजह से जो है उसने मनाही कर दी। और इवन ये भी कहते हैं कुछ हिस्टोरियन कि भाई वो इतना कट्टर मुसलमान भी नहीं था, ऐसा इसीलिए क्योंकि जो इसने हाजिबे हिंदुआन नामक एक संस्था बनाई थी जिसका काम था जो है स्थानीय हिंदू ओहदेदारों को जो है दरबार में आने पर उनकी अगवानी करना। ठीक है, अब हम ये तो रहा चलो भाई उसका पॉइंट ऑफ व्यू। आगे हम बात करते हैं इसके काल में जो है धर्म ग्रंथों का जो है अनुवाद काफ़ी जो है जोरों शोरों पे हुआ। जैसे कुछ हिंदू धर्म ग्रंथ थे संस्कृत के, संगीत, आयुर्वेद, गणित, ये सब जो है पर्शियन में ट्रांसलेट किए गए। यहाँ तक कि पंचतंत्र जो हैं उसको भी जो है पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी द्वारा, जिसका बुक का नाम रखा गया तूतीनामा। ठीक है, जो पंचतंत्र का बेसिकली ट्रांसलेशन था। यहाँ तक कि जो ज्वालामुखी के मंदिर थे वहाँ पे जो पुस्तकालय है ना, वहाँ पे 1300 ग्रंथों में से प्राप्त होता है कि जो फिरोज हैं उसने फारसी भाषा में अनुवाद कराया वहाँ के जो है दर्शन और नक्षत्र का, किसमें जो है दलाइले फिरोज शाही में। ठीक है, अब क्योंकि ये खुद भी एक जो है विद्वान था तो इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी फुतुए फिरोज शाही। ठीक है, और इसी के जो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन था बर्नी, उसने उसके दरबार में जो है तारीख़ फिरोज शाही और फतवाएँ जहाँदारी जो है लिखी। ठीक है, और इसी के काल में जो है संगीत पे जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है वो लिखी गई गुनताबतुल मुगनिया। ठीक है, अब फिरोज ने जो है इस युग में सबसे महान धर्मांधे और इस क्षेत्र में जो है सिकंदर लोदी, यहाँ तक कि औरंगजेब का अग्रज भी उसे कहा जाता है। और फिरोज शाह जो है मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक था। तो हमने देख ही लिया भाई कितने सारे कल्याणकारी कार्य किए, तो इसलिए कल्याणकारी जो है निरंकुश शासक जो है कहा ही जाएगा। और जो हेनरी एलिट्स हैं और एल्फिस्टन है उसने सल्तनत काल का अकबर कहा। ये एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है क्योंकि आपने ये तो पढ़ लिया होगा कि सल्तनत काल का अकबर कौन, पर किसने कहा ये ना आपको याद नहीं रह पाएगा, इसलिए जो है मैं यह नाम बता रही हूँ, हेनरी एल्फिस्ट और एल्फिस्टन। ठीक है, इसी प्रकार जो है फिरोज एक राज्य काल के अंतिम चरण में जो है गंभीर राजनीतिक और आर्थिक संकट उसके जो है उत्पन्न होने लगते हैं। अब देखो क्योंकि आर्थिक संकट इसलिए कि भाई बहुत ज़्यादा उसने इन्वेस्टमेंट की है तो भाई फाइनेंशियली तो थोड़ी दिक्कत होगी, और राजनीतिक संकट इसलिए भी कि भाई वो जिस तरीके से खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा था ना, तो दिक्कतें तो आनी ही हैं। ठीक है, भ्रष्टाचार के कारण इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी आनी है और राजनीतिक जो है वो तो आनी ही है। तो अब 1388 में जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो है गयासुद्दीन तुगलक सेकंड इसकी गद्दी पे बैठता है। देखो ये ना तो गयासुद्दीन बलबन है ना तो ये गयासुद्दीन तुगलक है जिसने तुगलक डायनेस्टी की उसे इस्टेब्लिश किया था। ये जो है गयासुद्दीन तुगलक सेकंड है। ठीक है, जो फिरोज शाह का उत्तराधिकारी यहाँ तक कि पौत्र तुगलक शाह का बोला जाता है। ठीक है, ये एक दुर्लभ अयोग्य शासक था। और जो मोहम्मद खान था वो जो है राजसत्ता हथियाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर उस समय जो है हार कर वो भाग खड़ा हुआ। तो उस समय जो है जो जफ़र खान जो था उसका पुत्र अबू बकर, उसने जो है गद्दी हथियाने की बहुत कोशिश की और अमीरों के साथ मिलकर उसने 1389 में जो है इसकी हत्या कर दी। ठीक है, अब जो है इसके बाद फिर कौन बैठ गया, अबू बकर शाह। तो इसका जो है पूरा समय राजनीतिक षड्यंत्रों को दबाने में ही लग गया है ना, क्योंकि भाई इसने क्या है अमीनों से मिलकर जो है उस गद्दी पे बैठा है ना उन्हें मार के, तो अब इसीलिए अब उनके षड्यंत्रों से तो उसे डील करना ही पड़ेगा। तो अब जो मोहम्मद खां था उसकी जो है निगाहें अब भी दिल्ली सल्तनत पे बनी हुई थी, जैसे वो पहले यहाँ पे कोशिश कर रहा था ना, इसने की थी पर इसे भागना पड़ा उस समय पे, तो अब उसकी नज़रें अभी भी थी। अब तो धीरे धीरे उसने स्थिति को मजबूत करा और अबू बकर शाह को गद्दी से उतार के खुद सुल्तान बन बैठा। तो अब इसके बाद जो है मोहम्मद शाह आ जाता है जिसने उपाधि ली थी नसरुद्दीन मोहम्मद शाह थर्ड की, जिसके काल में तकरीबन जो है 3 जो है विद्रोह होते हैं। गुजरात का जिसे जफ़र खान जो है नियंत्रित करता है, इटावा में होता है और दोआब पे होता है। तो उसके बाद जो है 1394 में इसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद जो है हुमायूं खां शासक बन जाता है। जो हुमायूं खां है वो उपाधि लेता है अलाउद्दीन सिकंदर शाह फर्स्ट की, और ये जो है मोहम्मद शाह का पुत्र था। ठीक है,
इसके टाइम पे जो है भाई उपद्रव हुए थे और ये तकरीबन जो है 1 माह 16 दिन तक ही जो है शासन कर पाया और उसके बाद जो इसकी मृत्यु हो गई। तो आप देख रहे हो तकरीबन 1.5 महीना ही उसने जो है शासन किया था ये हुमायूं खान ने। फिर उसके बाद में आ जाता है नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, ठीक है, जिसने तकरीबन जो है ये 1394 से लेके 1414 तक जो है इसने शासन कर लिया, ठीक है, 20 साल तक। और यही जो है अंतिम शासक था इस वंश का। तो क्यों? क्योंकि भाई 1398 में इन्वेजन होता है यहाँ पे तैमूर का, जो एशिया का दूसरा खतरनाक शासक था। भाई मंगोलियन में चंगेज़ खान तो था ही, उसके बाद जो है तैमूर है। तो जो तैमूर लंग था वो दिल्ली सल्तनत पर जो है अब आक्रमण करने को भारत आया और जमकर उसने कत्लेआम किया, बड़ी बुरी हालत हुई, ठीक है। अब क्योंकि वो इतना सफल क्यों हो पाया, तो जो ये मोहम्मद शाह तुगलक है ना, उसके वज़ीर ने जो है इस तैमूर लंग की हेल्प की थी। और इसका वज़ीर कौन था? खिजर खां। ये जो है इसने तैमूर की मदद की और इसी वजह से जो है वो उत्तर भारत तक अधिकार कर पाया। अब जो तैमूर था, तैमूर का जो पुत्र था शाहरुख खान, ये हमारा वो एक्टर शाहरुख खान नहीं है, ठीक है, ये शाहरुख खान जो है तैमूर का पुत्र है। और तैमूर ने जो है अपने इस पुत्र को जो है भारत का शासन करने के लिए कहा, ठीक है। पर होता क्या है, ये लूटपाट करके चल देते हैं और क्या करते हैं, खिजर खां को जो है जिम्मेदारी दे देते हैं। जैसे कि जो है गौरी गया था तो वो जो है जिम्मेदारी दे के गया था, वो अलग बात है, बाद में डेथ हो जाती है, बट वो जिम्मेदारी देता है और जो है ऐबक जो है एज अ जिम्मेदारी के तौर पर जो है केयर टेकर के तौर पे जो है शासन करता है। और कभी भी हमने बात की थी ना, जो है सुल्तान की उपाधि नहीं लेता है, सिपह सलाहकार के तौर पे काम करता है। ऐसे ही जो है खिजर खां है वो भी केयर टेकर बन जाता है नॉर्थ इंडिया का। अब 1414 तक जो है अब खिजर खां ने जो है फिर नसरुद्दीन मोहम्मद महमूद की को मार कर सिंहासन पे जो है हथिया लिया और दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश की स्थापना कर दी, जो भाई भारत का, हम ये भी नहीं बोल रहे कि भाई किसी पर्टिकुलर क्षेत्र का, नहीं, पूरे भारत का सबसे पहला शिया वंश था, ठीक है, शिया वंश कहा जाता है। तो इन शॉर्ट हमने अपनी पूरे इन लेक्चर्स में बात करी गयासुद्दीन तुगलक की, जिसने इस्टेब्लिशमेंट की थी इस डायनेस्टी की, ठीक है, तुगलक वंश की। फिर उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक की बात की कि जिसने बहुत सारे कोशिशें की जो है ऐसी पॉलिसीज़ लाने की जो भाई बेनिफिशियल हो, बट निकलता कुछ और ही है, रिजल्ट कुछ और ही आता है। और फिर बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की, जो काफ़ी ज़्यादा कल्याणकारी कार्य करने की कोशिश करता है। कोशिश क्या करता है, एक्चुअल में करता है। फिर गयासुद्दीन तुगलक थर्ड की बात आती है, फिर अबू बकर शाह की, महमूद शाह, हुमायूं खां, जो तकरीबन जो है बस सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीना जो है शासन कर पाता है। फिर लास्ट की बात आती है महमूद शाह तुगलक की, जिसे बेसिकली उसका ही वज़ीर जो है धोखा देता है, जो है खिजर खां, ठीक है, जो आगे चल के हमने बात की ना, जो शिया साम्राज्य की स्थापना करता है, शिया वंश का होता है। और किस वंश का, बेसिकली किस डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करता है, तो वो है सैयद डायनेस्टी, ठीक है। आगे चल के अब हम सैयद डायनेस्टी पे बात करने वाले हैं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर दें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।